हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो मैंने आपसे वादा किया था मैं हिंदी का भी पोर्शन आपको कराऊंगा, उसका समय दोस्तों आ गया है। आज आप लोग ध्यान से पूरा चीज देखिएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो सब प्रीवियस ईयर ही आए हैं, लेकिन जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आपको पेपर में पूरा फायदा मिलेगा। मैं एक दिन में हिंदी का कम से कम 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जितना चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा उससे ही क्वेश्चन आया है। अगर आपने पहले पढ़ रखा तो आपका रिविजन हो जाएगा, आपने नहीं पढ़ रखा तो भी मैं आपको यही याद करा दूंगा। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप पेपर में पक्का कर लेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, छोड़ के मत जाइए, क्लास स्किप मत करिएगा। इसलिए ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए हम सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा समय इधर उधर गंवाना नहीं हम लोग को, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आपका समझ जाइए, एक तरीके से रिवीजन क्लास है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हमको सब याद है। मैं आपको, चूंकि पूरा क्वेश्चन लिखते तो पूरा जगह भर जाता, फिर मैं बता नहीं पाता। इसलिए मैं खुद बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा और कब पूछा ये भी बताऊंगा, ठीक है। सब मुझे याद है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है। इससे हर एक शिफ्ट में आपको देखिएगा, चाहे 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, चाहे फोर्थ शिफ्ट, सभी शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इस वाले सेक्शन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जो चीज पूछा वो तो चीज पूछा ही, उसके अलावा भी क्या पूछ सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, उसको आप याद करके जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, अपभ्रंश क्या होता है, उसकी उपभाषाएं क्या होती हैं, बोलियां क्या होती हैं, हिंदी का विकास क्रम क्या है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। इन सब सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं यहां भी बताऊंगा लड़के कहां पे कंफ्यूज करके गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज कराऊंगा आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग प्लीज छोड़ के मत जाइए क्लास, पूरा क्लास को अच्छे से देखिएगा। आप भले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करिए, कुछ भी मत करिए, लेकिन जो मैं टॉपिक में बता रहा हूं दोस्तों जरूर देख के जाइएगा प्लीज। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पेपर में सीधे फायदा मिलेगा। भले ही 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा नंबर दिला के तो जाएगा। तो इसलिए आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और उसके बाद मैं सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे चीजें कैसे आई हैं, कैसे सौर्सनी अपभ्रंश का विकास हुआ, कैसे क्या क्या हुआ। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा चीज आपको डिलीवर करूंगा कि आपको फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, ठीक है। इसमें बोला क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ठीक है। आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि सौर्सनी अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, फिर उसकी कौन कौन सी बोलियां हैं, ये मैं आपको अभी याद कराऊंगा, ठीक है। आपको फिर से मागधी अपभ्रंश क्या होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होता है, तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप सारे का सारे कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले उन सब चीजों को जान लीजिए, उसके बाद ही आप मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले आप पहले ये जानिए हिंदी का विकास क्रम क्या होता है। ये बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछता है, हिंदी का विकास क्रम। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम दोस्तों ध्यान से देखिएगा। हिंदी का विकास क्रम इसमें कैसे है, सबसे पहले आपका क्या आता है, संस्कृत आता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, संस्कृत आता है। उसके बाद क्या आता है जल्दी बताइए, उसके बाद क्या आता है, पाली। पाली, पाली मतलब जल्दी बताइए, ये पाली कहां से आया था, जल्दी बताइए, जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, प्राकृत। प्राकृत वाला कौन सा, महावीर स्वामी वाला। उसके बाद ये भाषाओं का विकास क्रम है। सबसे पहले चूंकि आर्य आए थे, सबसे पहले हम लोग के देश में कौन आए थे, पश्चिम भाग वाले भाग से आर्य आए थे, तो वो क्या क्या कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। तो सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, और उसके बाद कौन सी भाषा आई जल्दी बताइए, उसके बाद कौन सी भाषा आई जल्दी बताइए, अपभ्रंश। अपभ्रंश, ये एकदम याद रखिएगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अहट आता है, उसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद सीधे हिंदी का विकास हो जाता है, इसके बाद सीधे हिंदी का विकास हो जाता है, ठीक है। आपसे अगर बोले, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर में बार बार पूछता है, लड़के गलत करते हैं। अगर ये पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, 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 तो आप क्या मारेंगे, संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक मत करिए, लड़के बहुत गलती करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो यहां पे आप क्या मारेंगे, यहां पे मत मार दीजिएगा आदि जननी, मतलब संस्कृत मत मार दीजिएगा, संस्कृत मत करिए ना, आपका पक्का गलत हो जाएगा। आपके पेपर में ये सेकंड शिफ्ट 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। बहुत लड़के मार दिए संस्कृत, उनका गलत हो गया।
संस्कृत नहीं होगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो यहां देखिए, अपभ्रंश के बाद हिंदी आ रहा है, अपभ्रंश के बाद किसका? हिंदी का विकास हो रहा है। तो आपको यहां पे क्या मानना है? अपभ्रंश। अप क्या मानना है? अपभ्रंश। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश हुई है। यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आर्य आए थे, वो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ। पाली मतलब कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध वाला। उसके बाद प्राकृत महावीर स्वामी वाला, उसके बाद अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। ये है आपके हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी कहां से, मतलब कहां से कहां तक आई है? ठीक है, पहले कहां से स्टार्ट हुआ? पहले संस्कृत था, फिर पाली था, फिर प्राकृत था, फिर अपभ्रंश था, फिर हिंदी था। ये एकदम लाइन पूरा याद कर लीजिए, इसको मत भूलिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से अपभ्रंश हैं। ठीक है, कौन कौन से अपभ्रंश हैं, कौन कौन सी उसकी उपभाषाएं हैं, और कौन कौन सी उसकी बोलियां हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे अधिक पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। इससे अधिक एक भी, जितना चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा उससे अधिक क्वेश्चन नहीं होगा। आपका 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आपके दिमाग में पूरा मैं याद करा दूंगा, एकदम हर एक चीज को आप याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। ये आपको समझ में आएगा नहीं आ गया? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये मिस्टेक मत करिएगा, ये क्रमिक विकास है। ठीक है, ये क्रमिक विकास है हिंदी का। अब मैं इसको डस्टिंग करता हूं, फिर मैं आगे आपको बताता हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए बस। अब पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या क्या दिया हुआ दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है। क्या क्या कुछ चीजें ध्यान रखना है? पहले मैं इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं बघेली वाला भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहले मैं इसको डस्टिंग करते हैं, आपको मैं एक एक चीज बताता हूं। ठीक है, आप इसको लिखना तो लिख लीजिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद करके जाइएगा। इससे आपका दो नंबर या 1 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है? यहां पे लिखिए सौर सैनी अपभ्रंश। क्या लिखना है यहां पे दोस्तों? सौर सैनी, एक सेकंड दोस्तों, क्या लिखते हैं? सौर सैनी अपभ्रंश, ऐसे लिखिए, थोड़ा बड़ा सा लिखिए। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या दोस्तों आता है? सौर सैनी अपभ्रंश में क्या क्या आता है? दिमाग में रखिएगा। सौर सैनी अपभ्रंश में क्या क्या दोस्तों आता है? पहला लिखिएगा, पहला क्या लिखेंगे? पश्चिमी हिंदी। पहला लिखेंगे क्या? पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। ये इसकी क्या है? उपभाषा है। ये इसकी क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। ये दिमाग में रखिए, इसकी क्या है? उपभाषाएं, उपभाषाएं। अभी और है इसलिए उपभाषाएं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं मैं इसको बताता हूं। आप सबसे पहले इसको दिमाग में रखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसकी पहली उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ये लिख लीजिए पश्चिमी हिंदी। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरा आपको याद रखना है पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। ये भूलिएगा नहीं, ये इसकी उपभाषा है। सौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा है कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और इसकी कौन कौन सी बोलियां, ये आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ओके दोस्तों, आपको मैं सौर सैनी अपभ्रंश के बारे में बता रहा था। सौर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है जल्दी बताइए? पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी हिंदी आता है, पहाड़ी हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी हिंदी आता है और पहाड़ी हिंदी आता है। इसको आपको दिमाग में रखना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, मतलब कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये आपको सबसे अधिक याद रखना है, भूलना नहीं है। इससे क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण जो बोली है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? खड़ी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? खड़ी बोली को एक चीज और बोला जाता है, वो बोलता है कौरवी। आदि इन दोनों में से बोल देता है, यदि कौरवी बोल दे तो भी और खड़ी बोली बोल दे तो भी किसके अंतर्गत आएगा? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? ब्रज भाषा। कौन सा है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। उसके बाद कौन सा आता है आपका जल्दी बताइए? ब्रज भाषा। कन्नौजी, कौन सा आता है? कन्नौजी। ठीक है, ये भी जो कन्नौज में बोली जाती है, कन्नौजी, इसको याद रखिए, कन्नौजी। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी। टोटल
टोटल 5 आपकी बोलियां आती हैं, पांचों बोलियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खड़ी बोली जिसको हम कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा कन्नौजी, और ब से बांगरू, ब से बांगरू, ठीक है, बांगरू याद रखिएगा, बांगरू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ब से बांगरू। और एक चीज और ब से होता है, आपको बताना है, एक चीज और ब से होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा, बुंदेली। कौन सा है, बुंदेली, आपको याद रखना, बुंदेली, ठीक है, ये एकदम याद रखना है। मतलब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश, उसके अंदर जो उपभाषाएं होती हैं उसमें पश्चिमी हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू जिसे हम हरियाणवी बोलते हैं, और ये बुंदेली, ठीक है, ये बुंदेली, ये खड़ी बोली कौन सा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं, जो दिल्ली उल्ली में भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ब्रजभाषा ये आपका ब्रज वाले जो आपका कौन सा एरिया है, जो कौन सा एरिया आपका, जल्दी बताइए, आप ब्रजभाषा वाला एरिया जानते कि नहीं जानते हैं, मथुरा वाला जो एरिया वहां पे बोला जाता है, कन्नौजी कन्नौज में बोला जाता है, बांगरू ये हरियाणा में बोला जाता है, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है भाषा, ठीक है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा, इससे आपसे बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिमी हिंदी, हिंदी के अंतर्गत। अगर पूछ दे कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। आपसे पूछ दे बुंदेली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो क्या बताएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं राजस्थानी हिंदी बताता हूं, आप लोग ध्यान से रखिएगा, राजस्थानी हिंदी के बारे में ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, इसमें पूछ देता कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली है, उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली है, तो इसको दिमाग में आप को याद रखना है। ये आपका कौन सा पोर्शन है, उत्तर वाला, ठीक है। तो आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, बस दो चीज याद रखना है, मेवा, ठीक है, यहाँ पे मेवा लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा माल, ठीक है, मेवा माल, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जय, और यहाँ पे लिखना है आपको, इसको इसको लिखिए मेवा माल जय, यहाँ भी आपका है माल, ठीक है। अब इस दोनों माल में क्या अंतर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है, मेवा माल जय माल, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कैसे इसको याद रखना है। ये टोटल इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, आपको याद रखना, ठीक है। ये हो जाएगा जय से, क्या हो जाएगा, जयपुरी, जय से हो जाएगा जयपुरी, जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है, ठीक है, जयपुरी। इसे हम लोग बोलते हैं ढूंढाड़ी भी, ठीक है, ढूंढाड़ी, इसको याद रखिएगा, ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। जयपुरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ढूंढाड़ी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जयपुरी बोलते हैं, या बोल देते हैं इसको पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा, ठीक है। और ये मालवाड़ी है, ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है, मालवाड़ी, मालवाड़ी, ठीक है, मालवाड़ी किसे बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और ये मेवाती है, मेवा से क्या हो जाएगा, मेवाती, इसको याद रखिएगा, मेवाती, मेवाती किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए, मेवाती किसे बोलते हैं, जो उत्तरी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है, किसके अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो मेवाती बोली बोली जाती है, वो कहाँ पे, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान बताइए, मालवी, क्या रखेंगे, मालवी, मालवी, इसको क्या रखेंगे दोस्तों, मालवी, भूलिएगा नहीं, मालवी। एक बार मैं और बताता हूं इसको, ठीक है, आपको ट्रिक याद रखना है, मेवा माल जय माल, ठीक है, मेवा मतलब मेवाती उत्तरी राजस्थान में, माल मतलब मालवी दक्षिणी राजस्थान में, और जयपुरी को हम लोग ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, तो ये पूर्वी राजस्थान में है, और ये पश्चिमी राजस्थान में मालवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा है, मतलब बोली है, मालवाड़ी। यहां तक आपको याद हुआ, नहीं याद हुआ, एक बार और मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं, पहला है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, सबसे इंपॉर्टेंट खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी बोलते हैं, लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं, कौरवी या खड़ी बोली सेम सेम है। उसके बाद ब्रज भाषा है, उसके बाद कन्नौजी है, उसके बाद बांगरू है जिसे हरियाणवी भी बोलते हैं, और बुंदेली है। यहां तक आपको याद हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आपको ट्रिक याद रखना, मेवा माल जय माल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मेवा मतलब मेवाती, उत्तरी राजस्थान मेवाती है, ये वो है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा, वो मेवाती है, ठीक है, मेवाती। मालवी मतलब मालवी वाली भाषा हो जाएगी, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जयपुरी, जयपुरी इसको क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मालवाड़ी। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आप लोग बस इतना याद रखिए, तो इससे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, चाहे आप यूपीएसआई का पेपर उठा लीजिए, चाहे जितने भी यूपीएससी के जितने भी हिंदी में पेपर हुए हैं, आप इससे उठाएंगे तो इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको याद रखना है। अच्छा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो दो आपको याद रखना, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां याद रखना है, एक होता है कुमाऊनी, और एक होता है क्या जी बताइए, गढ़वाली। एक होता है कुमाऊनी, कुमाऊनी, एक क्या होता है,
वाली, जो नैनीताल अल्मोड़ा अल्मोड़ा में बोला जाता है, जो नैनीताल और अल्मोड़ा अल्मोड़ा में बोला जाता है, आपको याद रखना। अच्छा, सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी जो उपभाषाएं हैं, इसमें आपको अच्छे से याद हो गया है। इसके अंतर्गत पूछता कितनी भाषाएं आती हैं? अगर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछ दे कितनी भाषाएं आती, तो आप क्या बोलेंगे? 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी कितनी कितनी बोलियां आती हैं? तो बोलेंगे 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कितनी बोलियां आती हैं? आप बोलेंगे 5। अगर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पूछ दे कितनी बोलियां, बोलेंगे 4। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां, बोलते 4। ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर पूछा है। मैं जो भी चीज बता रहा हूं सब प्रीवियस ईयर पूछा है। और फिर ये पहाड़ी हिंदी में बोलते कितनी बोलियां आती हैं, तो आपको कितना बोलेंगे? 2। ये आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपके यूपीएसआई में पूछा हुआ है। तो क्या ये सब नहीं पूछ सकता उत्तर प्रदेश पुलिस में? बिल्कुल पूछ सकता है, बच नहीं सकते। इसलिए हर एक चीज को आपको जानना जरूरी है। ये टॉपिक आपका सौरसैनी अपभ्रंश वाला, ये जो जो आपका मैंने बताया पश्चिमी हिंदी वाला, राजस्थानी हिंदी वाला आपको, और पहाड़ी हिंदी वाला आपने अच्छे से याद कर लिया नहीं कर लिया? अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताऊंगा अर्ध मागधी अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है, मागधी, इसको मैं पहले डस्टिंग कर लेता हूं दोस्तों, फिर बताता हूं। ठीक है, जगह नहीं बचेगा यहाँ पे। मागधी यहाँ पे मैं लिखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। इसको मैं डस्टिंग करूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस खत्म ही होने वाला, ज्यादा देर नहीं लगेगा आप लोग का, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इसको आप याद कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप करके देखिएगा, आप सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। अब आपको याद रखना, मागधी कौन सी भाषा है? मागधी, मागधी, इसको याद रखिएगा। मागधी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, बिहारी हिंदी। और ये उपभाषा जो है इसको दिमाग में रखिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? एक आता है मगही, याद रखिएगा, मगही। ठीक है, मगही। दूसरा आता मैथिली, मैथिली, मैथिली। और तीसरा आता है क्या दोस्तों? भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। ये याद नहीं रहेगा। अगर आपसे ये पूछ दे, सॉरी दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ दे कि मागधी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप बता नहीं सकते मगही, मैथिली, भोजपुरी। क्या बोलेंगे? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मेरे साथ बोलिए जल्दी से, मगही, मैथिली, भोजपुरी। आपको याद हो जाएगा, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। गलती मत करिएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? मागधी। मागधी की कौन सी है? ये बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। ठीक है, बिहारी हिंदी है। आपको दिमाग में रखना है, ये कौन सा अपभ्रंश का है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, मागधी अपभ्रंश है। और इसकी उपभाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी। और ये कौन सा? मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसकी क्या है? मगही, मैथिली, भोजपुरी क्या है? इसकी बोलियां हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी इसकी क्या है? बोलियां हैं। आपको दिमाग रखना है, ये मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा दोस्तों आता है? इसके बाद कौन सा आता है? मैं ये आगे फिर इसको लिस्टिंग कर देता हूं, फिर यही बताता हूं। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। आपको क्या याद रखना है? अर्ध अर्ध मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी हिंदी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत आपको एक ट्रिक बस याद रखना है, ट्रिक ये याद कर लीजिएगा, कहीं भूलेगा नहीं। ए बी सी, ये किसी को भूलेगा? ये किसी को भूलेगा? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी बोलियां याद करना आपको, उसका ट्रिक है। ठीक है, क्या क्या होता है एबीसी का मतलब? एबीसी का मतलब होता है अवधि, अवधि। ठीक है, अवधि होता है। और फिर क्या होता है? बघेली, जो आपका पेपर में क्वेश्चन लिखा था अभी, जो सबसे पहले मैंने इसको जो डस्टिंग कर दिया, बघेली, अवधि, बघेली। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये याद नहीं रहेगा? बताइए, आपका कंप्लीट हो गया। बताइए, आपका कंप्लीट हो गया। जितनी भी आपकी भाषाएं होती हैं हिंदी में, जो विकास क्रम मैंने बता दिया, अपभ्रंश बता दिया, कौन कौन सा अपभ्रंश है, कौन कौन सी उसकी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं। तो ये आपको याद नहीं रहेगा। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC, ABC, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद नहीं रहेगा? एकदम पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए, जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं इसका आंसर क्या होगा? जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एग्जाम 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? जल्दी बताइए, कौन सी है? जल्दी बताइए। अच्छा, यहां देखिए, बी को देखिए,
बी को देखिए, बी से तो आप पहले ही कट कर देंगे, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। राजस्थानी हिंदी जो होता है इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं, तो वो उसी को लिख दिया, जिससे कोई मतलब है ही नहीं। भोजपुरी किसमें आता है? भोजपुरी किसमें आता है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये किसका आता है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश। ये किसका है? मागधी अपभ्रंश का है। मागधी अपभ्रंश। कौन से अपभ्रंश की बोली है? ये मागधी अपभ्रंश की, ठीक है। और ये कौन सा है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बताइए, ट्रिक बताएं नहीं बताएं? ये किसका है? अर्धमागधी अपभ्रंश की है। ये कौन सी बोली है? अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली है। अब बचा कौन सा ऑप्शन? बांगरू। आपने याद किया तक नहीं? आपने याद किया तक नहीं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? पहला आपने याद किया था कौन सा? कौरवी, जिसे हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली। दूसरा आपने कौन सा याद किया था? दूसरा आपने कौन सा याद किया था? ब्रजभाषा। तीसरा आपने कौन सा याद किया था? जल्दी बताइए। तीसरा आपने कौन सा याद किया था? कन्नौजी। चौथा बांगरू, और पांचवा बुंदेली। पांचवा बुंदेली। तो बांगरू किसका हो जाएगा? बांगरू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बांगरू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी बोली है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से याद हो गया दोस्तों? बताइए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप सारी चीजों को याद कर लिए होंगे। इससे आपका पक्का 1 से 2 नंबर बनने वाला है। आप लोग यहां भी याद करेंगे तो भी आपका बनेगा। और फिर आपका यूपीएसआई का भी पेपर प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, हर एक पेपर में से क्वेश्चन आया, इससे आप बच नहीं सकते हैं। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी की जननी, ये इसका गड़बड़ मत करिएगा। आप लोग इसको पक्का याद करके जाइएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत कभी कभी आ जाता है। आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया था, जो आपका दूसरा वाला पेपर हुआ था 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। उसमें लड़के आदि जननी संस्कृत को मार दिए थे। तो आदि जननी संस्कृत तो होता है, लेकिन वो क्वेश्चन वो नहीं पूछा था। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, गलती मत करिएगा। यदि आदि जननी पूछता तो संस्कृत मारिएगा। बाकी बोलता अगर हिंदी का विकास किससे हुआ, सीधे अगर पूछता तो आपको शॉर्टसैनी से मारना है, ना कि संस्कृत से मारना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको भी लिखा, ये भी अपभ्रंश है। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता, आपको दिमाग में रखना, ठीक है। शॉर्टसैनी अपभ्रंश में हमने आपको कौन कौन सा बता दिया था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, आपको गुजराती हिंदी से गुजराती होता है, अब पहाड़ी हिंदी, ठीक है। गुजराती हिंदी से कौन सी बोली है? गुजराती आती है, तो उसको बस याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी, ठीक है। ये कौन सा? शॉर्टसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं ये भाषाएं। ये शॉर्टसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। फिर उसके बाद मागधी। मागधी में आपका बिहारी वाला बताए थे, बिहारी हिंदी, जिसे हम लोग मागधी को हम लोग क्या बोलते हैं? मागधी में लोग क्या बोलते हैं? बिहारी हिंदी। तो दिमाग में रखिएगा। मागधी अपभ्रंश में क्या क्या आ जाएगा? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ये देखिए, असमिया भी पूछा है और बांग्ला भी पूछा है, उड़िया भी पूछा है, ठीक है। बिहारी तो आपको याद रहता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? आधुनिक भाषाएं कौन सी आती हैं? बांग्ला भी आता है, उड़िया भी आता है, असमिया भी आता है। बांग्ला, उड़िया, असमिया, इसको भी याद कर लीजिएगा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैंने आपको बता दिया है। इसके अंतर्गत एबीसी रट्टे याद रखिएगा। अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये एकदम याद रखिएगा, ब्रांचर से कौन सी भाषा निकली है? सिंधी। ब्रांचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? सिंधी। ब्रांचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? मराठी। महाराष्ट्री जो आपका अपभ्रंश है, उससे कौन सी भाषा निकली है? मराठी। और पैसाची जो है, पैसाची से कौन सी भाषा निकली है? लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से अगला लिखता हूं आपका क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, उसको आप वहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा समय न लिया जाए। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है विराम चिन्ह, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है आपका? विराम चिन्ह। दोस्तों, इससे भी पेपर में हर बार आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। इससे भी बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं वो सब प्रीवियस ईयर है। इसके माध्यम से मैं आपको इसको पूरा स्पष्ट करूंगा। आपको एक एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठहराव। ठहराव मतलब क्या? रुकना, कहीं रुकना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए, वाक्यों के अंतर्गत शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, चाहे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए इन सब चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सब चीजें जो आई हैं वो अंग्रेजी से आई हैं, ठीक है। अंग्रेजी से लिया गया है हिंदी में। तो आप सबसे पहले बस इस चीज को देखिए कि किस जो भी विराम चिन्ह है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और कुछ चीजें मोटे मोटे उनके बारे में आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बस हल्का फुल्का दिमाग में रखिए। बाकी जो ऑप्शन में आएगा उससे ऑप्शन से एकदम आप एकदम कंफर्म उसको सही करके आएंगे, आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह का मतलब दोस्तों क्या होता है? ठहराव, रुकना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक थे हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, ठीक है। उन्होंने टोटल जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है उसको कितना बताया? 20 बताया। टोटल 20 होते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो टोटल संख्या में 13 है। और इसी तरह से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा,
एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा फालतू का, आपको दिमाग पे बोझ नहीं लेना है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इससे अधिक को पूछ नहीं सकता, ठीक है। बस इतना आपको याद करके जाना, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप दिमाग में रखिएगा और यही याद करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अब यहाँ बता रहे हैं तो उसको जाके बाद में उसको याद करें, आप यही इसको याद कर लीजिएगा। सोचिए आपका पेपर का तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई में भी आए हैं और ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपने जो पेपर दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले इसको स्पष्ट करूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। आप लोग को ध्यान से देखना है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने चिन्हों को बताया है, कितने विराम चिन्हों को बताया है? टोटल 20। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं आपको अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या होता है इसका मतलब। अच्छा, अल्प विराम किसे बोलते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। अल्प विराम आप सिंगल एक कामा दे दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कभी आप देखे होंगे सिंगल कामा देख लिखा जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। और अर्ध विराम क्या होता है, एक ऊपर पॉइंट लगा लीजिए और उसके नीचे कॉमा बना लीजिए, अर्ध विराम। और उप विराम क्या होता है, पहले इन तीनों को मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उप विराम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, डबल पॉइंट दिया जाता है, ये दिमाग में दीजिएगा, दो बिंदु ऊपर नीचे रहते हैं, इसको दिमाग में मिस मत करिएगा। अल्प विराम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिंगल जो कॉमा दिया जाता है, और अर्ध विराम ऊपर पॉइंट देके नीचे कॉमा दिया जाता है। और उप विराम का मतलब होता है, इसके बारे में ऐसे दो पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इन सब चीजों के बारे में अच्छे समझ लीजिए। अल्प विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं और उप विराम किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए आप। अल्प विराम की जहां बात करती है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, जैसे किसी नाम के जब जोड़ दिया जाता है उसके आगे भी उससे कुछ कहने के लिए भी आपको मतलब कामा लगाया जाता है, यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा दिमाग में रखना, जैसे राम तुम किधर जा रहे हो, जब भी लिखेंगे ऐसे राम राम, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कामा, तुम किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। आपको बस मोटा मोटी याद रखना, ठीक है। आपको बस मोटा मोटी याद रखना है कि अल्प विराम में दो चीजें दिमाग में रखिएगा, एक तो शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा किसी किसी जो भी आपका संज्ञा होता है, जो भी आपका शब्द होता है शुरुआत में, उस पर जोड़ देने के लिए, जैसे राम तुम किधर जा रहे हो, ठीक है, कोई आपका कर्ता उस पर जोड़ देने के लिए किया जाता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। मैं इसको डस्टिंग करता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं। अच्छा दोस्तों, अर्धविराम क्या होता है, अल्पविराम आप समझ गए। अर्धविराम किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। अर्धविराम किसे कहा जाता है दोस्तों, इसमें पूर्ण विराम से कम, ठीक है, इसमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय लगता है। सीधे डिफिनेशन देता है, सीधे डिफिनेशन देता है, क्या बोलता है, क्या कौन से आपका बोलेगा, कौन से विराम चिन्ह में, कौन से विराम चिन्ह में आपका पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय लगता है। तो आपको क्या मानना है, आपको क्या मानना है, अर्धविराम। आपको क्या मानना है, अर्धविराम। दिमाग में रखिएगा, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा। और अर्धविराम आपको समझ में आ गया। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, यहाँ इसका कब प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बता रहे हैं, चाहे उसकी पर्यायवाची बता रहे हैं, तो वहां पे हम उप विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भगवान राम के कितने नाम हैं, तो जैसे भगवान राम को क्या बोलते हैं, रघुपति भी बोलते हैं। राम को हम लोग क्या बोलते हैं, राम को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उप विराम का। हम लोग क्या बोलते हैं, रघुपति। रघुपति बोलते हैं, नहीं बोलते हैं राम जी को, राघव भी बोला जाता है। तो इस चिन्ह का राम के बारे में स्पष्ट करने के लिए रघुपति भी बोलते हैं, राघव भी बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उप विराम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये आपको पता चल गया। इसके बाद क्या है, पूर्ण विराम। इसको तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जहां शब्दों के तार एकदम टूट जाए, जहां सेंटेंस आपका वाक्य खत्म हो जाए, जहां सेंटेंस आपका वाक्य एकदम खत्म हो जाए, वहां पे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। अच्छा, प्रश्न चिन्ह का कहां प्रयोग किया जाता है, शब्दों में क्वेश्चन पूछने के लिए, वाक्यों में क्वेश्चन को पूछने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों में वाक्यों में, शब्दों में दोस्तों, वाक्यों में क्वेश्चन को पूछने के लिए, किसी वाक्य में जब क्वेश्चन पूछते हैं, राम तुम कहां जा रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बस आपको मोटा मोटी इसको जानना है। आपको सीधे चिन्ह पूछता है पेपर में, कभी कभी बस उसके बारे में हल्का फुल्का डिस्क्राइब करके पूछ देगा, नहीं तो सीधे सीधे चिन्ह पूछता है। अच्छा दोस्तों, योजक चिन्ह का कहां प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह को कहां प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। और योजक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, आप समास पढ़ रखे होंगे, समास में द्वंद्व समास पढ़े होंगे, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
विलोम वाले शब्दों में भी क्या किया जाता है, योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दिमाग में इस चीज को रखना कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक तो आपका द्वंद्व समास में किया जाता है, वहां भी विपरीतार्थक जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें भी किया जाता है, और विपरीत वाले शब्दों में भी क्या करते हैं हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ नहीं आया। अल्प विराम को दोस्तों कैसे करते हैं, अल्प विराम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये देख लीजिए। यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया जाता है, अर्ध विराम को यहाँ पे कॉमा देकर ऊपर पॉइंट दिया जाता है, बिंदु दिया जाता है, और उप विराम को डबल इसका बिंदु रहेगा, ठीक है, डबल पॉइंट रहेगा, दिमाग में रखिएगा। पूर्ण विराम आप जानते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। और योजक चिन्ह क्या हो गया, योजक चिन्ह हो गया एक सिंगल लाइन छोटी सी खींचनी, ठीक है, एक सिंगल लाइन छोटी सी खींचनी है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये चिन्ह को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ये चिन्ह को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसके बारे में। अच्छा दोस्तों, अब आ गया उद्धरण, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। इसको हम लोग बोलते हैं उद्धरण, और इसको क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। इसी को उद्धरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाक्यों के अंदर कोई सेंटेंस को, ठीक है, वाक्यों के अंदर कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई सेंटेंस को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए, मतलब उसको स्पष्ट नहीं करने के लिए, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी का स्टेटमेंट है और उसको आप लिखे हैं, तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके अंतर्गत आप उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का कहां प्रयोग करते हैं, जहां सेम टू सेम स्टेटमेंट को लिखा जाता है वहां पे। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। यहां से इस तरह से उसको ओपन करेंगे और यहां से उसको ऐसे क्लोज कर देंगे, और इसके अंतर्गत जो होता है सेंटेंस को लिखा जाता है, इसके अंतर्गत सेंटेंस को लिखा जाता है, इसके अंतर्गत जो सेंटेंस होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको लिखा जाता है, और उसके उस सेंटेंस के जस्ट ऊपर ही इसको इस चिन्ह को बनाया जाता है, ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके बीच में लिखेंगे, और इसके ऊपर ही लिखेंगे। ये डबल उद्धरण चिन्ह भी होता है और सिंगल भी होता है, दोनों दिमाग में रखना है। डबल उद्धरण चिन्ह भी होता है और सिंगल भी होता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डबल उद्धरण चिन्ह, और इसको बोलते हैं सिंगल उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। ये पेपर में पूछा अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ था विस्मयादि बोधक, अर्धविराम, अल्पविराम या अवतरण चिन्ह को। तो उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह बोलते हैं। ये भी आपको नाम याद रखना, भूलना नहीं है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, उपविराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, उसके बाद योजक चिन्ह हो गया, उद्धरण या अवतरण चिन्ह हो गया, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी दीर्घ उच्चारण करते हैं तो ऐसे लिखते ना, एस के जैसे आकृति होती है, ऐसे ही लिखते हैं। तो दीर्घ उच्चारण में क्या होता है, जब कोई लंबा शब्द आप बोल रहे हैं तो उसके उच्चारण में करते हैं, जैसे राम, तो आप क्या लिखते हैं, सीधे इसको बनाते हैं लास्ट में, ठीक है। ये क्या दिखाता है, उसका दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। अच्छा, ये है आपका विस्मयादि बोधक, ये आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कैसे दिखाते हैं, जितनी भी मानसिक आपकी अभिरुचि होती है उसको व्यक्त करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग आश्चर्य चिन्ह भी बोलते हैं, इसे हम लोग आश्चर्य चिन्ह भी बोलते हैं। जितनी भी आपकी मानसिक अभिरुचि होती है उसको व्यक्त करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, निर्देशक चिन्ह। अच्छा, निर्देशक चिन्ह कैसे बनता है, निर्देशक चिन्ह को कैसे बनाया जाता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, निर्देश देने के लिए। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में कुछ अंतर नहीं होता है। इसको डैश भी बोलते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह से क्या होता है, बड़ा होता है। आपको दिमाग में याद रखना है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, विवरण चिन्ह। अब देखिए विवरण चिन्ह में लिखा भी, मैं आप एक सेकंड दोस्तों पहले इसके बारे में जान लीजिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, निर्देश देने के लिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है निर्देश देने के लिए। अच्छा, कोष्टक में कौन कौन से कोष्टक होते हैं, जल्दी बताइए। 3 कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है और एक मंझला कोष्टक होता है, ठीक है। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक आप पढ़े होंगे, तो ये होता है। तो इसमें शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, कोई आप वाक्य लिख रहे हैं उसके अंदर कोई शब्द स्पष्ट करना है तो उसके अंदर आप कोष्टक के अंदर प्रयोग करते हैं। उस शब्द को आप क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी वाक्य के अंतर्गत कोई शब्द लिखा गया उसको स्पष्ट करना है तो उसको आप क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, विवरण चिन्ह ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है।
विवरण चिन्ह ऐसे ही बनाया जाता है, विवरण देने के लिए किया जाता है। किसी वाक्य के अंदर उसका विवरण देने के लिए क्या किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपसे सीधे पूछेगा विवरण चिन्ह इनमें से कौन है, ठीक है, तो कौन सा मारेंगे, ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एक आपका होता है हंस पद, एक होता है उद्धरण चिन्ह, और एक होता है योजक चिन्ह। और इन तीनों को जरूर याद रखिए, लड़के यहाँ पे जरूर कंफ्यूज होता है कि अर्धविराम और अल्प विराम और उपविराम में। जब भी उपविराम और अल्प विराम पूछता है तो लड़के कंफ्यूज जाते हैं। जब भी अल्प विराम आए तो सिंगल एक कॉमा बनाना है, सिंगल, ठीक है, और उपविराम में 2 पॉइंट देना है, ठीक है, उपविराम में 2 पॉइंट देना है। यहां तक आपको याद हो नहीं हो गया। अब आते हैं हम हंस पद में। हंस पद में जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, आप बहुत बार पेपर लिख चुके होंगे, तो कोई कोई शब्द छूट जाता है। जब वो शब्द छूट जाता है तो क्या होता है, आप विस्मरण, उसको भूल जाते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। तो जब छूट जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, जब शब्द छूट जाता है तो एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हंस पद, इसी को हम हंस पद बोलते हैं। और जस्ट उसके ऊपर आप शब्द को लिख देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मरण चिन्ह। क्योंकि हम जब कुछ लिखते हैं तो हो सकता है कुछ भूल जाते हैं, तो उसको फिर याद दिलाने के लिए कि भाई मैं वो भूल गया हूं, उसको मैं फिर इसको क्या करता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इस चिन्ह के द्वारा, हंस पद को इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह, ठीक है, विस्मरण चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखिए, ठीक है, विस्मरण चिन्ह। इसी को हम लोग इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रुटि बोधक चिन्ह, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह, क्योंकि मतलब मिस्टेक हो जाता, भूल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। अच्छा बताइए, यहां तक आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। अब आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये यूपीएससी 2021 में पूछा है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, बताइए इसमें से कौन से चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया, इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया, जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको देना है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ये यूपीएससी 2021 में पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आना जाना में इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये देखिए, आना जाना क्या है, विपरार्थक शब्द नहीं है, आना जाना विपरार्थक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह, और इसमें निर्देश देने के लिए किया जाता है, और इसमें द्वंद्व समास में किया जाता है। आना जाना क्या है आपका, द्वंद्व समास है, ठीक है, और विपरीत वाले शब्दों में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है आना जाना में। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जल्दी बताइए मुझे। अच्छा, उपविराम, उपविराम मैंने आपको बताया था, भगवान राम का हमने क्या लिया था, भगवान राम का हमने क्या लिया था, पर्यायवाची बताया था। तो उपविराम के लिए क्या होता है, ये होता है। अर्ध विराम बोल दे कोई तो क्या होगा, उसके लिए ऐसे बनाना है। और अल्प विराम कोई बोल दे तो सिंगल इन्वर्टेड कामा बनाना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा बनाना है। पुनरावृत्ति शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। और ये आपका क्या, अर्ध विराम, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम। इसके ऊपर पॉइंट दे दीजिएगा, जब भी बनाइएगा इसके ऊपर पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध विराम, इसको हम लोग बोलते हैं उपविराम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपविराम, उपविराम। और इसको हम लोग बोलते हैं अल्प विराम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्प, अल्प, एकदम याद कर लीजिए, ये लड़के बार बार भूल जाते हैं, पेपर में गलती करके चले जाते हैं। अल्प विराम, ठीक है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए, जल्दी बताइए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता, अभी मैं आपको बताया था। जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो कभी कभी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए। हम कहाँ बताए थे, कोष्ठक में क्या बताया, जब कोई शब्द, किसी शब्द को जब स्पष्ट करना होता है तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह का, कोष्ठक चिन्ह का। कोष्ठक चिन्ह में कौन कौन से आते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह में कौन कौन से आते हैं, एक छोटा कोष्ठक होता है, एक बड़ा कोष्ठक होता है, और एक मझला कोष्ठक होता है, ठीक है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। मैं इतना बेहतरीन आपको बता रहा हूं कि आप भूलेंगे नहीं पेपर में, आप इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप करके आएंगे। अभी मैंने हिंदी का विकास क्रम बताया है, उसको भी आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा। सौरसेनीय भ्रंश में कौन कौन सी आपकी भाषा आती है, कौन कौन सी बोलियां आती है, मैं सब बता दिया हूं आपको पूरा। उसको बस एक बार देख के, पेपर से पहले देख के जरूर जाइएगा। उससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर ही, उससे अंदर का ही आएगा, उससे कभी एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता। आप उठा के पेपर पूरा प्रीवियस उठा के देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आप 100% सही करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका क्वेश्चन है, इससे
जल्दी से मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है। कम से कम 3 से 4 टॉपिक हमको कंप्लीट कराना है हिंदी का एक बार में, क्योंकि समय बहुत कम है। 23 तारीख आपका पेपर स्टार्ट होने वाला, उससे पहले मैं सारे टॉपिक हिंदी का इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। आप उसको देख के जाइएगा, इससे आप आपका क्वेश्चन समझ लीजिए, आप हिंदी में पूरा पूरा नंबर लेके आने वाले हैं, मिस नहीं करेंगे जो चीज मैं बताऊंगा। अब ये बताइए, जल्दी से ये बताइए दोस्तों, जहां वाक्यों में पूर्ण विराम की तुलना में, क्या बोला, जहां वाक्यों में पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसको भी मैं बहुत एकदम स्पष्ट तरीके से आपको मैं बताया था, इसको रटाया था। जल्दी बताइए, मैंने जबकि इसमें 2 चीज जोड़ा था, एक पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक। किस चिन्ह का प्रयोग किया था? किस चिन्ह का प्रयोग किया था दोस्तों? अर्ध विराम का। अर्ध विराम का एक पॉइंट देके क्या करना, सिंगल इन्वर्टेड कामा, एक पॉइंट देके सिंगल इन्वर्टेड कामा देना है। ये सारे चिन्ह आपके अंग्रेजी से आए हैं, ठीक है। सारे चिन्ह जो आए हैं वो अंग्रेजी से आए हैं। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने चिन्हों को बताया है? 20 चिन्ह। पेपर में अगर पूछ दे टोटल कितने कितने चिन्ह होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 20 चिन्ह। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है? 20। अच्छा बताइए, यहां तक आपको याद हो गया नहीं हो गया? यहां तक आपको याद हो गया नहीं हो गया? तो जल्दी से दोस्तों मैं अपने अगले टॉपिक पे आता हूं। आप लोग एकदम क्लास में बने रहिए, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं लास्ट तक, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको यहीं पे याद करा रहा हूँ। आपको फायदा है, फिर हिंदी दोबारा आपको पढ़ना नहीं है। जो भी चीज मैं यहाँ पे कराऊंगा फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं है, वो आप उससे क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हमारा तीसरा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में कोई भी ऐसा पेपर नहीं आज तक हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए। आप कोई भी पेपर देने जाएंगे इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है। अगर आपने सर्वनाम नहीं पढ़ के गए, अगर सर्वनाम आप पढ़ के नहीं जाते हैं, तो पक्का आप गलती करके आएंगे, जान जाइएगा। और जो भी चीज मैं कराऊंगा पूरा आपको बताऊंगा। आप मुश्किल से मुझे 10 से 12 मिनट लगे इसे बताने में। आपको सारा चीज एकदम याद कर लेना है यहीं पे। कोई अगले दिन पे नहीं सोचना कि मेरा पेपर है मैं उस दिन में तैयार करके जाऊंगा। आज ही इसी समय इसको याद कर लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सही करके आना है, गलत नहीं करना है। आपके हर एक शिफ्ट में जो भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस वाला एग्जाम हुआ, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। कोई ऐसा पेपर आपका नहीं आया जिसमें क्वेश्चन नहीं आया। चाहे आपका यूपीएसआई हो, अच्छा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, सारे के पेपर में क्वेश्चन से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिना याद किए आप जा नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से टॉपिक पे आता हूं। ये है आपका सर्वनाम। सबसे पहले आप समझिए सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? पहला इसका डिफिनेशन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वनाम। पहला एक चीज और दिमाग में रखिएगा, इसमें क्या होता है, शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे भी सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने राम का प्रयोग कर, जैसे राम घर जाता है, फिर वह खाना खाता है, तो वह जो ला दी है वो राम के लिए ला दी है, ठीक है। तो वह जो ला रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो राम का रिपीटेशन, जो राम शब्द आ रहा है उसका रिपीटेशन को आप रोक रहे हैं। वहां पे आपने वह ला दिया क्या? वह क्या आपका सर्वनाम है। तो समझिए इस शब्द, इस वाक्य से इसका डिफिनेशन समझिए। इसमें क्या हो रहा है? शब्दों की जो आवृत्ति हो रही है, जो संज्ञा की आवृत्ति है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के दोस्तों भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है। अच्छा, अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, बता देंगे आप? 6 भेद कितने होते हैं? कौन बताइए, जल्दी बताइए। पहला कौन सा होता है भेद दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा भेद होता है? जल्दी बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा भेद होता है? जल्दी बताइए। पुरुषवाचक के बाद कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। पुरुषवाचक के बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद जल्दी से याद करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सारे 6 हैं। इन 6 को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूं, देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ये सारे के सारे सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं क्या? विकारी शब्द। सर्वनाम को हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये जो चारों होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग कारक वचन की वजह से उसमें चेंजिंग आ जाती है। लिंग कारक वचन की वजह से अगर संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण में चेंजिंग आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा, आपसे भी पूछता है इसमें से कौन
ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा इसमें कौन कौन से विकारी शब्द हैं, तो आप उसमें पूछ सकता है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है। तो क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण क्या है, ये विकारी शब्द है। ये संज्ञा और सर्वनाम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, मतलब लिंग, कारक, विभक्ति, वचन की वजह से वो भी उसमें बदलाव होता रहता है। ये चीज आपको डिफिनेशन के रूप में याद रखना। ठीक है, जब भी आपसे बोले विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, चार को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, सर्वनाम के हमने आपको भेद बता दिया, इनकी संख्या बता दिया, ये आपके दिमाग में रखना है। पहला चीज, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। ये आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर्वनाम की जो संख्या 11 होती है वो कौन कौन सी होती है, आपको वो जरूर दिमाग में रखना है। और उससे पूछता का कौन सा सर्वनाम, उससे पूछ लेता है ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिए। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। अच्छा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें वक्ता स्वयं के बारे में बोल रहा है। अगर वक्ता स्वयं के बारे में कोई जानकारी दे रहा है तो उससे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं और हम, मैं और हम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। अगर पूछ दे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कितने भेद बताएंगे? 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो वक्ता होता है वो स्वयं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसमें वक्ता जो होता है श्रोता के बारे में बताता है, वक्ता जो होता है श्रोता के बारे में बताता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। और जहां पे हमको तीसरे, मतलब ना वक्ता हो ना श्रोता हो, तीसरे के बारे में कुछ पता चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अच्छा, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तुम, तू, तुम, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तू, तुम, और क्या लिखेंगे? आप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? यह, वह, जो तीसरे बारे में हमको जानकारी मिल रही है, या चाहे ये, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं दोस्तों, ठीक है, आपको दिक्कत है, ये या वे। ये आपका यह और वह, और यह ये और ये क्या है? वे। इसको याद रखिएगा। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या है? तू, तुम, आप। ठीक है, जिसमें वक्ता क्या होता है? श्रोता के बारे में बताता है। और अन्य पुरुष बारे में, जिसमें हमको ना वक्ता के बारे में पता हो ना श्रोता के बारे में किसी अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहां पे कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। उसे बोलते हैं यह, वह, ये वे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, इसको याद रखिए। क्या होता है? यह, और क्या होता है? वह। यह, वह। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जल्दी बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई, और क्या होता है? कुछ, कोई, कुछ। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा होता है? यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कोई और कुछ। और संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जल्दी बताइए दोस्तों। बस यही आपको याद रखना है, सीधे पेपर में आता है, जो, सो। ठीक है, जो, सो, या ऐसे लिखता है इसको कभी कभी, जैसा, वैसा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जैसा, वैसा। ठीक है, जो, सो, या जैसा, वैसा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन, 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 क्या। हमने आपको सर्वनाम का डिफिनेशन, परिभाषा बता दिया है। इससे आप पहले, सबसे पहले इन सब चीजों को समझ लीजिए। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम होता है? तू, तुम, आप होता है। अन्य में क्या होता है? यह, वह, ये, वे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई और कुछ होता है, कोई और कुछ होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो, सो, जैसा, वैसा होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा होता है? कौन या क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन या क्या होता है। ठीक है, और फिर निजवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं के बारे में ही बोले। ठीक है, स्वयं के बारे में ये बताए, जैसे आप हो जाए। ठीक है, आप हो जाए, आप ही हो जाए, आप ही हो जाए। दिमाग में रखिएगा, स्वयं हो जाए, ये दिमाग में रखिएगा। ये सब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अपने हो जाए, अपने,
अपने हो जाए, इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा, आप अपने आप ही स्वयं, ठीक है। तो इस चीजों को दिमाग में स्वयं, ये सब होते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम मैंने आपको बता दिया, सर्वनाम आपका विकारी शब्द होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके दोस्तों, ये आपके विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिया, निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बता दिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बता दिया। ये इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं आपको याद रखना है। आपका कोई क्वेश्चन इसके अलग कुछ भी आ नहीं सकता, इससे अलग कुछ भी आ नहीं सकता, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से रहेगा, आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आपको दो चीज दिमाग में रखना है, इनकी संख्या, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। सर्वनाम के टोटल कितने, 6 भेद होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है, 11 होती है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, जो यूपीएसआई द्वारा 21 में पूछा है, यूपीएसआई द्वारा 21 में पूछा है, बोला आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था। मैंने विकल्प नहीं लिखा है क्योंकि बहुत जगह लेता मैं, फिर मुझे समझाना था तो जगह नहीं मिलता मुझे, इसलिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट में आपको बताऊंगा, आप बताइए, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है कि स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं, स्वयं आया था, ठीक है। ये किसके बारे, क्या कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपके घर में स्वयं आया था, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, आपके घर में स्वयं आया था, बताइए। स्वयं कहाँ पे है, स्वयं किसके नहीं होता, जब निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं किसके लिए प्रयोग होता है, निज के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अपने आप, अपने आप लिख दे, आप ही लिख दे, और खुद भी लिख दे, अगर खुद भी लिख दे तो भी आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो भी शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होगा वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बताइए क्या होगा इसमें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कौन सा हो जाएगा। मैंने आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताया कि नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम बताया कि नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और अगली क्लास में मैं कम से कम 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, और वो आपको पूरा का पूरा याद करना, ठीक है, भूलना नहीं है। जो भी चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब चीजों को करके जाएंगे, इससे क्वेश्चन पक्का आना है, अब बच नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी चीज मैं करा रहा हूँ उसको पक्का आप करके जाइएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक बार ये क्लास देख लीजिएगा, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप गलती मत करिएगा। एक आपका जो सेंटेंस वाला जो आता है, जिसमें गलती और सही वाला जो सेंटेंस होता है, उसमें एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इससे अधिक आज तक किसी भी पेपर में पूछा नहीं है, ठीक है, इससे अधिक किसी पेपर में पूछा नहीं है। आपको बहुत मदद मिलेगा दोस्तों। अब समय बहुत कम बचा, अच्छे से पढ़िए, ज्यादा समय अपना नुकसान मत करिए। ये समझिए एक तरीके से आपका रिवीजन क्लास है, आपको मैं रिवीजन करा दिया हूँ। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा कोशिश करिएगा कि एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो भी मैं बताया हूं इसके बारे में अच्छे से दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, जो भी चीज बताया उसको याद रखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको क्लास आज का। अगर आप लोग को क्लास मेरी पसंद आई हिंदी वाली, तो आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों वाकई में दिल से मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए दोस्तों। आप लोग के बिना कुछ हो नहीं सकता है, आप लोग मेरा भी साथ दीजिए। और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें बार बार आ रही है पेपर में, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बेहद अच्छे तरीके से उन सब चीजों को समझता हूँ, ठीक है। तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ आप एक बार करके तो देखिए, आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो बताइएगा, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं, और आप लोग जो भी मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं उन सारे क्लासेस को आप देख के जाइएगा दोस्तों, लास्ट तक मैं बता रहा हूं, आपको फायदा बहुत मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अभी रीजनिंग के 2 क्लासेस बाकी हैं, उसमें मैं आपको रीजनिंग भी कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि मैं हिंदी जानबूझ के लेके आया हूं। बीच में एक दिन का गैप पड़ गया था रक्षाबंधन वाला, मैं कोई क्लास डाल नहीं पाया था, इसकी वजह से मैं कोशिश किया कम से कम 3 से 4 टॉपिक हिंदी का आज कंप्लीट कर दूं। और आज इवनिंग में भी मैं कम से कम 4 से 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करूंगा, जो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल मॉर्निंग में ये क्लास आपको मिल जाएगी, उसको कम से कम आप 2-4 बार देख लीजिएगा, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, आप बढ़िया से देख के जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप गलती नहीं करेंगे। बाकी पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीजें टॉपिक आप अच्छे से, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने प्रीवियस रहा है उसको तो कई बार पढ़ के जाइएगा,
इससे कोई चीज आपका गलत नहीं होगा, इससे आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छे से रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।